A bullet of mass small m velocity v is fired into a block of mass capital M and sticks to it. The final velocity of the system. सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो सिंपल है, इसमें एक बुलेट है, ठीक, जिसका मास स्मॉल m है और इसकी वेलोसिटी दी है आपको v, और ये ब्लॉक के अंदर फायर की जा रही है। ये ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, जो खुद में रेस्ट में था। और क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हिट होने के बाद ये इससे पेनिट्रेट करके इसी के अंदर धस के रह जाती है, इसी के अंदर फंस जाती है, बाहर नहीं आती है। यानी जो फाइनल सिस्टम है वो है एक ब्लॉक और उसके अंदर एम्बेडेड एक बुलेट है। यानी इस फाइनल सिस्टम का मास हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और ये पूछ रहे हैं सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v डैश। तो ये जो कोलिजन है, अगर मैं कोलिजन के बारे में बात करूं तो ये कोलिजन है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें दो बॉडीज टकराने वाली आपस में स्टिक हो गए, एक सिंगल बॉडी बन जाती है, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी तो इसमें कंजर्व होगी नहीं, तो इसमें जो कंजर्व होगा वो होगा मोमेंटम। मोमेंटम हर तरह की कोलिजन में कंजर्व होता है। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी प्लस 0, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आपका स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश। सो वी डैश, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज स्मॉल एम वी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. So your answer will turn out to be B part. Clear? A bullet of mass 5 grams is fired at a velocity of 900 meter per second from a rifle of mass 2.5 kg. What is the recoil velocity of rifle? तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि मान लिया ये राइफल है, ऐसे बना लेते हैं सिंपल, कैपिटल M मास की, और उसमें से एक बुलेट फायर करी है आपने स्मॉल m मास की। स्मॉल m मास की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी अगर v1 है तो गन की जो रिकॉयल वेलोसिटी होगी वो होगी v2। और इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन से आता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। और ये जो v1 और v2 वेलोसिटीज होती हैं ये दोनों होती हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक, तो हमें क्या क्या दिया, क्या पूछा गया, बुलेट का मास दिया 5 ग्राम्स। 5 ग्राम्स का मतलब हुआ 0.005 kg। वेलोसिटी है 900 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, गन का मास दिया 2.5 kg और उसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। ठीक, तो ये दो जीरो और एक ये पॉइंट, इन तीनों से ये पूरा पॉइंट गायब हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो जो गन की वेलोसिटी आ रही है वो आपकी आ रही है 9/5 यानी 1.8 मीटर्स पर सेकेंड। सो योर आंसर इज डी पार्ट। क्लियर? A body of mass A moving with a velocity b strikes a body of mass c and gets embedded into it. The velocity of the system. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। A मास की कोई एक बॉडी है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, a इंटू वी। ये इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का। और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो वो एक c मास की बॉडी के साथ स्टिक हो गई है, तो पूरा मास हो जाएगा a प्लस सी, और उसकी वेलोसिटी मैंने कहा है कि है वो v डैश। तो v डैश कितना आ जाएगा, तो v डैश आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस सी। So your answer is B part. Clear? अगला क्वेश्चन अच्छा है, इसको ढंग से समझना है। टू ट्रेन्स A and B आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन और पैरेलल रेल सच दैट A इज फास्टर देन B। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया एक ट्रेन इस ट्रैक पे जा रही है और दूसरी ट्रेन इस ट्रैक पे जा रही है, पैरेलल ट्रैक्स हैं। ठीक, और कह रहे हैं कि ए ट्रेन जो है वो फास्टर है। यानी अगर मैं ए ट्रेन बनाऊं, मान लिया ये ए ट्रेन है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, और ये बी ट्रेन है, दोनों आमने सामने से भी निकल रही हैं, इसकी वेलोसिटी कम है। ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। ठीक, इसकी वेलोसिटी मैं कह देता हूँ वी ए है और इसकी वेलोसिटी मैं कह देता हूँ वी वी है, और ए की ट्रेन ए की वेलोसिटी ज़्यादा है वी से। अब क्या हो रहा है वो समझिए। अब कह रहे हैं पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन दैम।
कुछ पैकेट्स ए से कुछ पैकेट्स बी में भेज दिए जाते हैं और बी से कुछ पैकेट्स ए में भेज दिए जाते हैं, तो कुछ पैकेट्स का ट्रांसफ़र होगा। तो इनकी वेलोसिटीज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा, इनकी वेलोसिटी कम ज़्यादा होगी, क्या होगी? तो जब ए का पैकेट बी में पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी बी से ज़्यादा होगी, तो वो बी की फ्रंट वॉल को जाके हिट करेगा, तो वी की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैंने ए से कोई पैकेट बी में फेंका तो उस पैकेट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और वी की वेलोसिटी कम है, क्योंकि वो उस पैकेट की वेलोसिटी वही होगी जो कि ए की वेलोसिटी है। तो जब वो वी ट्रेन में पहुंचेगा तो वो सामने वाली दीवार पर जाके हिट करेगा और इससे बी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब मैंने बी से अगर कोई पैकेट ए में भेजा तो उसकी स्पीड कम होगी, ट्रेन ए की स्पीड ज़्यादा है और जो पैकेट गया उसकी स्पीड कम है, तो वो पीछे वाली दीवार को जाके हिट करेगा, तो ए की ट्रेन की स्पीड कम होगी। तो ए जो तेज चल रही है वो रिटार्डेशन फील करेगी, बी जो स्लो चल रही है वो एसलेशन फील करेगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी पार्ट। बी विल बी एसलेटेड एंड ए विल बी रिटार्डेड। In two block system, an initial velocity v naught with respect to ground is given to a block A. A को हमने वेलोसिटी दी है v नॉट और ये सरफेस रफ है। तो अगर मैं फोर्सेस वगैरह देखूँ इसमें, तो A पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन, और B पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा आगे की तरफ। तो अगर मैं पूरे सिस्टम को, ग्राउंड तो स्मूथ है, ग्राउंड कैसा है? स्मूथ है। तो अगर हम पूरा सिस्टम लें A प्लस बी, तो ये फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम चेंज करते नहीं। तो अगर हम A प्लस बी पूरा सिस्टम लें तो इसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक, मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। क्लियर? तो क्या आंसर बनेगा? द मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी इज कंजर्व। ठीक। बाकी अगर हम इंडिविजुअल मोमेंटम की बात करें तो ए की वेलोसिटी आगे की तरफ है, मोमेंटम आगे की तरफ और फोर्स लग रहा है पीछे, तो ए रिटार्डेशन फील करेगा और ए का मोमेंटम कम होगा। बी जो था वो आपका रेस्ट में था और वी पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है, तो बी धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, तो बी का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज करेगा। बी का मोमेंटम इंक्रीज करेगा, ए का मोमेंटम डिक्रीज करेगा, बट इस पूरे सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट, कंजर्व, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। दूसरी बात, क्या इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी जो इस सिस्टम की होगी वो टाइम के साथ कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन हीट डेसिपेट करेगा, और वो हीट एनर्जी आएगी कहाँ से? वो आएगी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम पीरियड इट विल डिक्रीज। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे के पार्टिकल्स पे जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रहा कि मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा? कंजर्व। सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिंपल स्टेटमेंट है कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम क्या रहेगा सिस्टम का? कंजर्व। मे वेरी पूछ रहे हैं, इसमें कंजर्व नहीं पूछे, इसमें पूछ रहे हैं क्या चीज वेरी कर सकती है। ठीक है, तो पहला तो कंजर्व रहेगा, तो वो आंसर नहीं बनेगा आपका। ठीक, अब जरा दूसरा देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जो मोमेंटम होता है सिस्टम का, जो मोमेंटम होता है वो वही तो मोमेंटम होता है जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व है, और सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो अगर सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी आपकी कंजर्व होगी, तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा, वेलोसिटी भी कंजर्व होगी। पोजीशन नहीं कह सकते आप, क्योंकि पार्टिकल हो सकता है मूव कर रहा हो, और पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सिस्टम के पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा, तो मूव कर रहा होगा, तो उसकी पोजीशन फिक्स होगी नहीं होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग में वेरी, तो इसका आंसर बनेगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सी पार्ट इसका आंसर बनेगा। A bob A of a simple pendulum is released when the string makes an angle 45 डिग्री with the vertical। एक बॉब है, डायग्राम क्लियर नहीं आया, बना लेते हैं। एक बॉब है, यहाँ से आपने रिलीज किया, एंगल कितना है? ये 45। ठीक, इट हिट्स अनदर बॉब ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम मास एंड केप्ट एट रेस्ट ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल है या ये हैंग की हुई है ऐसी समझ लीजिए आप। तो ये बॉब जो ए है वो बी को हिट करेगी, मास जो है वो सेम है और कोलिजन इलास्टिक है। तो हमने देखा जब मास सेम होता है, कोलिजन इलास्टिक होता है, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो बी तो थी रेस्ट में, तो रेस्ट तो मिल जाएगा ए को, और ए के पास जो वेलोसिटी होगी वो बी को मिल जाएगी। यानी टकराने के बाद ये होगा कि ए तो यहाँ आके आ जाएगी रेस्ट में और वी ए की वेलोसिटी से चल देगी। तो क्या आंसर बनेगा? ए कम्स टू रेस्ट एंड बी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ ए। ये स्टैंडर्ड केस है, सो योर आंसर इज डी पार्ट। Consider the following two statements. Linear momentum of the system remains constant.
सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, कौन किसको अप्लाई करता है वो समझना। देखिए, अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास का सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक, ये समझ में आया। तो लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी सी एम, एम है टोटल मास ऑफ द सिस्टम और ये वी सी एम, इसका मतलब m इंटू वी सी एम कॉन्स्टेंट हुआ। मास तो कांस्टेंट होता ही है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट हुई। अब वो कांस्टेंट वैल्यू जीरो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक, लेकिन जीरो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि सेकंड स्टेट में कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट में है, तो फर्स्ट से सेकंड इंप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट से ये इंप्लाई होता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 20, 0 भी हो सकती है, ठीक। लेकिन बी सेकंड से फर्स्ट इंप्लाई हो जाएगा। कैसे? सेकंड में कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, इसका मतलब वी सी एम आपका जीरो हुआ, वी सी एम जीरो है, लगातार रेस्ट में, रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट में बना हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है और वो जीरो ही रहेगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जीरो है और वो जीरो ही रहेगा, और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जीरो है और जीरो ही बना हुआ है, इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। और सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो जीरो है और जीरो ही बना हुआ है, तो वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो सेकंड से फर्स्ट तो इंप्लाई हो रहा है लेकिन फर्स्ट से सेकंड इंप्लाई नहीं हो रहा है, तो बी इंप्लाई ए डज नॉट इंप्लाई बी, सो योर आंसर इज डी पार्ट, बी इंप्लाई ए बट ए डज नॉट इंप्लाई बी। ए से क्या इंप्लाई होता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो कांस्टेंट वैल्यू जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट समझिए, कह रहे हैं लीनियर मोमेंटम जीरो है, ठीक। फिर दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो है, नेट काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब किससे क्या इंप्लाई होता है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम जीरो हो इससे काइनेटिक एनर्जी जीरो है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कैसे? समझिए, अगर दो बॉल्स हैं m और m मास की और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं सेम स्पीड से, अब बताइए लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम बिल्कुल जीरो है, बट क्या इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है? नहीं, काइनेटिक एनर्जी इसमें नॉन जीरो है। तो लीनियर मोमेंटम जीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका क्लासिकल एग्जांपल है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो लीनियर मोमेंटम तो जीरो ही होता है, रेस्ट में रखा हुआ बॉम्ब अचानक से एक्सप्लोड कर जाए तो लीनियर मोमेंटम पूरे बॉम्ब के सभी पार्टिकल्स का जीरो होगा, लेकिन उसके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। तो लीनियर मोमेंटम जीरो होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसका उल्टा सोचते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब क्या लीनियर मोमेंटम जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, कई सारे पार्टिकल हैं इसमें और पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब सभी के सभी पार्टिकल्स कहाँ होंगे? आपके रेस्ट में, कोई भी मूव नहीं कर सकता। कोई भी मूव कर गया तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो चारों के चारों पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल सब के सब कहाँ होंगे? आपके रेस्ट में। और जब सबके सब रेस्ट में है तो सिस्टम का नेट लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो। तो आपको समझ में आया? अगर मोमेंटम सिस्टम का जीरो है, सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो है तो इससे ये इंप्लाई नहीं होता है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। लेकिन अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इससे ये बिल्कुल इंप्लाई होता है कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी जीरो होगा। अगर यही बात हम पार्टिकल के लिए करें, अगर सिस्टम नहीं, अगर हम यही बात किसके लिए करें? पार्टिकल के लिए, सिंगल पार्टिकल। तो सिंगल पार्टिकल में सीधी सी बात है, अगर मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा। ये दोनों एक दूसरे को इंप्लाई कर जाएंगे, क्योंकि सिंगल पार्टिकल एक ही पार्टिकल, अगर मोमेंटम जीरो इसका मतलब वो पार्टिकल रेस्ट में है और रेस्ट में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो ये दोनों अलग अलग बात है। सिस्टम लिखा है तो बात अलग है, पार्टिकल लिखा है तो बात अलग है। क्लियर? तो इसका क्या आंसर बनेगा? बी से ए इंप्लाई होता है, ए से बी इंप्लाई नहीं होता है। B implies A but A does not imply B. So your answer is again D part. 10th बहुत ही आसान है। पार्टिकल का मास दिया m, मोमेंटम p दिया है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होती है p² by 2m. So your answer is D part.